वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हम लोग नवंबर के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। नवंबर के फर्स्ट वीक और बाकी जो डेली की वीडियोस है वो तो ऑलरेडी ओनली करंट अफेयर के चैनल पे आ रही है। आप सभी लोग जो भी डेली करंट अफेयर्स फॉलो करना चाहते हैं वो इस वाले चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अब ये जो है ना, ये वाला वीकली है, वीक का फर्स्ट जो पूरा हफ्ता है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये है हमारे नंबर्स, इन नंबर्स पे आप कॉल करके पीडीएफ को भी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट हफ्ते के करंट अफेयर्स को, नवंबर महीने के, जिसमें जितना जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको हम पूरी तरीके से पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले जो हमारा करंट अफेयर आएगा वो है अभी वर्ल्ड फूड इंडिया। अभी बहुत ज्यादा ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि न्यूज में चल रहा था, तो इससे डायरेक्टली प्रीलिम्स में हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये वर्ल्ड फूड इंडिया क्या है ना। या फिर ऐसा आ सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड फूड इंडिया, और फिर आपको पूरी वहां पे इंफॉर्मेशन दी होगी। तो ये वाला आपको भी पता है, हम लोग इस साल मना रही हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो मिलेट्स के इस इंटरनेशनल ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए ये वाला पूरा एक मेला ऑर्गेनाइज किया गया था प्रगति मैदान में 3 से 5 नवंबर के बीच में। प्रगति मैदान दिल्ली में इस पूरे को ऑर्गेनाइज किया गया था, बहुत ही सुंदर था, ये आप पिक्चर देख सकते हो इसकी। 3 से 5 प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी करके इसका लोगो था या फिर इसकी थीम थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार की थीम क्या है। तो थीम क्या याद रखोगे आप लोग? प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी, इवन इंडिया के भी बहुत सारे फूड के प्रोड्यूसर्स यहाँ पे पहुंचे थे ताकि वो लोग अपना रॉयल कल्चर, अपनी ट्रेडिशंस को यहाँ पे दिखा सके। बहुत सारी जगह पर प्रगति मैदान में क्या लगाए गए थे? फूड स्ट्रीट्स, समझते हो? अलग अलग रीजन में स्ट्रीट्स पे लगा देना, वो सब कुछ किया था। ठीक है। और इस बार अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं आपको बहुत ज्यादा जरूरी बताना चाहती हूँ, जो कि मुझे लगता है बड़ा जरूरी है बताना, इस बार का मैस्कट क्या था? आता है ना मैस्कट क्वेश्चन में, कई बार पूछा है पहले भी। तो ये जो हमारा वर्ल्ड फूड इंडिया है, इसका ऑफिशियल मैस्कट क्या है? मैस्कट है मिल इंड। मिल का मतलब मिलेट्स, IND का मतलब हमारा इंडिया। तो मिलिंड करके मास्केट बनाया है। ठीक है। और थीम आपको बता दी है। तो ये सब आपको दिमाग में रखना है, कहाँ पे हुआ, क्या चीज है, ये क्या है वर्ल्ड फूड का, बस इतना ना, छोटी छोटी सी बातें हैं, पूछी जा सकती हैं, कहाँ पे कैसे है वो सब। अगर आप में से कोई स्टूडेंट वर्ल्ड फूड इंडिया को, मतलब वहां पे कोई गया है, अटेंड किया है इसने, इस फंक्शन को, इस पूरे सेमिनार को, एग्जीबिशन को, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जिस पर्सन ने अटेंड किया होगा। बाकी करते हैं हम लोग आगे, स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला था। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और क्या है, तो देखो भाई, इसमें पूरे में, पूरी इस फंक्शन में नीदरलैंड्स ने पार्टनर बनाया था और जापान के कल्चर पे काफी फोकस भी किया गया था। तो ये दो इंफॉर्मेशन जो है, वन डे एग्जाम जितने भी होते हैं जिसमें करंट अफेयर्स तो हर एक में ही आते हैं, तो वन डे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन सकता है, हु वाज द पार्टनर कंट्री ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 एग्जीबिशन? तो आंसर हो जाएगा नीदरलैंड्स। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। चलो अगले आर्टिकल पे भी बढ़ते हैं। अब अगला आर्टिकल है हमारा बुकर प्राइज, इसे कहते हैं हम लोग। तो इस बार का ये वाला जो बुकर प्राइज है, बड़ा न्यूज में रहता है ये बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज किसको दिया गया है? कौन सी इंडियन बुक शॉर्टलिस्ट हुई, या इस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं। तो बुकर प्राइज कहते हैं इसको, सीधा नाम आप याद रखेंगे, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफर बुक। बुक का नाम है
कर्चरिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। तो थोड़ा हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, हिस्ट्री को दिमाग में रखते हुए इस बुक को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। तो ये एक्चुअली में ये बुकर प्राइज वो वाले की बात नहीं हुई जो आप जानते हैं। बुकर प्राइज तो एक ये होता है, ठीक है। शॉर्टलिस्ट हुई थी एक बुक वेस्टर्न लेन करके, वो अलग है, वो मैं आपको पहले भी कवर करवा चुकी हूँ। ये वाली जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है। तो ये एक नंदिनी दास है जिनको ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज मिला, ठीक है। बुकर प्राइज नहीं है, बुकर प्राइज इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, ये मिस दास जो है ये इंग्लिश फैकल्टी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उनको ये अवार्ड दिया गया है। बुक का नाम याद रखिएगा, ये लिख दिया है। और किसको मिला है? नंदिनी दास को। ये बुकर प्राइज नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज है। ठीक है, यहाँ पढ़ो, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज, नॉट बुकर प्राइज। बुकर प्राइज इज डिफरेंट। तो कई बच्चों को ये रहता है कि ये तो बुकर प्राइज ही होगा, ठीक है, बहुत फेमस है ये प्राइज, तो ऐसा नहीं है, इसको दिमाग में रखिएगा। ऐसा नहीं है, शॉर्ट लिस्ट हुई थी। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दे देती हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, विच इंडियन ओरिजिन ऑथर नॉवल, नॉवल का नाम है वेस्टर्न लेन, शॉर्टलिस्टेड फॉर बुकर प्राइज 2023। 2023 के बुकर प्राइज के लिए कौन से ऑथर को शॉर्टलिस्ट किया है? बुक का नाम है, मतलब नॉवल का नाम है वेस्टर्न लेन, पर पर्सन का नाम क्या है? तो पर्सन का नाम नोट कर लीजिए, चेतना मारो। वैसे तो मैंने सितंबर में आपको कवर करवा दिया था, लेकिन इन केस अगर आपको नहीं याद है और आपका एग्जाम रिसेंटली होने वाला है दिसंबर जनवरी में, तो ये वाला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो बुकर प्राइज इज डिफरेंट, हालांकि मिला नहीं था लेकिन शॉर्ट लिस्ट किया गया था, तो शॉर्ट लिस्ट पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हाँ, अगर ये पूछता है कि भारत के पहले फर्स्ट सिटीजन कौन थे जिनको बुकर प्राइज मिला है, इंडियन सिटीजन, तो भाई उनका नाम था अरुंधति रॉय। क्या नाम था? अरुंधति रॉय। ये जो है फर्स्ट इंडियन सिटीजन बनी थी जिनको ये अवार्ड दिया गया था। बुकर प्राइज मैं आपको बता दूं, ये सबसे बढ़िया बेस्ट नॉवल के लिए दिया जाता है जो कि इंग्लिश में लिखी हो। इंग्लिश में बुक लिखी होनी चाहिए, लेकिन यूके और आयरलैंड में ये पब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, पहले इसका नाम मैकनॉल प्राइज था, अब तो इसका नाम बुकर प्राइज रख दिया, जिसमें 50,000 पाउंड होते हैं कैश के, 50,000 रुपए नहीं होते, क्योंकि इंग्लैंड की बात हो रही है, पाउंड्स में होते हैं। ठीक है, तो इंडियन ओरिजिन का याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फर्स्ट सिटीजन इंडियन जिन्होंने बुकर प्राइज जीता, ये क्वेश्चन ऑलरेडी भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं इसके ऊपर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे, ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। अगला आता है, अभी हाल फिलहाल में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट में इसको ऐड करने के लिए बात की गई है। अब क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क न्यूज में रहता है क्रिएटिव सिटीज के नाम से कि भाई ये कोई एक तरीके से नेटवर्क है, और यूनेस्को यहाँ पर इसको डेजिग्नेट करता है। ठीक है, यूनेस्को करता है। अब इधर जो है कोझीकोडे और ग्वालियर, नरेंद्र मोदी ने इसके लिए काफी अप्रिशिएशन भी दिया है। देखो, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में काफी सारी कंट्रीज की सिटीज आती हैं, इंडिया की तरफ से दो और नई सिटीज ऐड हो गई हैं, कोझीकोडे एंड ग्वालियर। कोझीकोडे को किस कैटेगरी में डाला गया है? सिटी ऑफ लिटरेचर, एंड ग्वालियर को म्यूजिक के लिए। ठीक है, कोझीकोडे आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस सिटी है, कहाँ पे है? केरल में। कोझीकोडे इज इन केरल। ग्वालियर तो पता ही है सभी लोगों को, मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पे कल्चरल हब है, वहाँ पे बहुत ज्यादा ना ये लिटरेसी के ऊपर, वहाँ पे 500 से ज्यादा लाइब्रेरीज हैं, वहाँ पे कल्चर इतना ज्यादा है ना रीडिंग को लेकर के, और साथ ही साथ लोगों का बहुत ज्यादा रहता है कि वो
मतलब वहां पे ना राइटिंग रीडिंग को लेके काफी ज्यादा लोगों में अंदर ना एक भावना है कि वी वांट टू स्टडी, वी वांट टू बी लाइक अ राइटर। और काफी सारे राइटर्स इंडिया को वहां से मिले भी हैं, स्कॉलर्स भी बहुत सारे मिले। वहाँ का मलयालम कल्चर, लिटरेचर वहाँ का काफी फेमस है। वही अगर मैं बात करूं ग्वालियर की, जो कि सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से डेजिग्नेट किया गया है, तो ये सिटी ऑफ म्यूजिक जो है, जैसे वाराणसी था, मतलब वाराणसी तो है, वाराणसी को भी ग्रेटर सिटीज में इंक्लूड किया गया था 2015 में, उसी के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए ग्वालियर को भी इंक्लूड कर दिया गया। वही जगह पे जहाँ पे तानसेन का जन्म हुआ था। तानसेन सभी लोग जानते हैं, नवरत्नों में से एक है अकबर के। वहां पे ग्वालियर का घराना भी है, जो कि हिंदुस्तान के क्लासिकल म्यूजिक के लिए हब माना जाता है। तो वहां पर ग्वालियर में हर साल एक तानसेन संगीत समारोह भी होता है, जहाँ पे म्यूजिकल ट्रेडिशंस को ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया जाता है। तो इंडिया की ये सिटीज इंक्लूड कर दी गई हैं। हमारे से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन सकता है इन सिटीज के ऊपर, राइट। तो ये जो सिटीज मैं आपको बता चुकी हूँ, इनके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है ना, क्वेश्चन तो कहीं से भी आएगा। तो जैसे एक सिटी है कोझिकोडे, पहले हम कोझिकोडे के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहले इसका नाम कैलीकट था। कैलीकट से कुछ याद आया? वास्को डिगामा आए थे यहाँ पर, याद आया कुछ? वास्को डिगामा आए थे इस तरफ कोस में, वही जगह है ये। केरला में लोकेटेड है। यहाँ पे मलयालम लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है। और इस कैलीकट की पूरी किंगडम हुआ करती थी, वो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। कैलीकट और ये वास्को डिगामा यहाँ पे आए थे, इन्होंने पोर्चुगीज की फैक्ट्री लगाई थी कैलीकट में, पोर्चुगीज ने अपनी लगाई थी, ठीक है। तो वास्को डिगामा भी याद रखिएगा, जो कि इंडिया में इस जगह पे 20 मई 1948 में आए थे। पहली जगह ही यही थी जहां पर ये आए थे, है ना। तो इस तरीके से ये भी आप दिमाग में रखिएगा। बाकी जो ये भी, इन्होंने भी, मतलब इस सिटी के लिए एक पर्सन और भी है, इब्न बतूता। इनका भी नाम आपने सुना होगा। ये पर्सन जो है, ये भी जो इंडिया में काफी बार आए हैं, इन्होंने भी कोझिकोडे को बोला है वन ऑफ द ग्रेट पोर्ट्स ऑफ मालाबार। मालाबार का मतलब है यहाँ पर केरल से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके की इंफॉर्मेशन भी पूछी जाती है। तो कोझिकोडे और कैलीकट, यस सेम है। पुराना नाम या इंग्लिश नेम था इसका कैलीकट, बाद में इसका नाम कोझिकोडे पड़ दिया, ठीक है। और वही मैं बात करूं ग्वालियर की, तो ग्वालियर सिटी के बारे में भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए ग्वालियर के बारे में। ग्वालियर, ग्वालियर फोर्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ग्वालियर एक ऐसी जगह है जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। और ये प्लेस में काफी सारी प्लेसेस हैं जो कि हम घूम सकते हैं। इसकी ज्योग्राफी की मैं स्पेशली बात करूँ तो यहाँ पर एक डैम सिचुएटेड है ग्वालियर के अंदर, नाम याद रखिएगा, तिगड़ा डैम। डैम का नाम इंपॉर्टेंट है, तिगड़ा डैम, ठीक है। नदी कौन सी है, कौन सी नदी को नदी पे बनाया गया? सांक नदी। सांक सिंपल से एक नाम याद कर लो, और कुछ नहीं है। यहाँ पे काफी सारे पार्क्स, गार्डन, फोर्ट्स, काफी सारे सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगे, राइट। आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है ग्वालियर फोर्ट का। ग्वालियर फोर्ट काफी ज्यादा फेमस है, तोमर डायनेस्टी ने बनवाया था। बाकी इसको राम मान सिंह तोमर ने आगे इसको बेटर भी करवाया था। और बहुत सारे केव्स, काफी सारी आपको देखने को मिलेंगी, काफी सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखनी ये वाली। चलिए, क्लियर हुआ भाई। यूनेस्को का वर्ल्ड सिटीज डे वाले दिन यूनेस्को सिटीज नेटवर्क में बहुत सारी सिटीज में से 2 सिटीज हमारी इंक्लूड कर दी गई हैं। अगला आता है प्रधानमंत्री की मातृ वंदना योजना, जिसमें उन्होंने जो ये पूरा मातृ वंदना योजना स्टार्ट हुई है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये पूरी की पूरी योजना में अप्लाई भी कर सकते हैं जो भी इसके लिए एलिजिबल है। अब होता क्या है कि इस पूरी स्कीम में महिला को लाभ मिलता है, जिसमें केवल पहले बच्चे के जन्म के आधार पर मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। फर्स्ट ये पूछा जा सकता है, आपकी इसमें जो उम्र है
18 से कम कोई भी फीमेल है उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि 18 के बाद ही ये आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें क्या है कि ये एक जो भी यहाँ पर माता है, यहाँ पर महिला, वो इस पे अप्लाई कर सकती है। अभी उसमें क्या हुआ है, इसमें सरकार ने जो ये पूरी ऐप है उसमें फेशियल ऑथेंटिकेशन बना दिया ताकि इजी हो जाए। आप फेस के थ्रू इसमें लॉग इन कर सकते हो। लॉग इन करने का जो पूरा तरीका होता है वो फेस के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो पीएम मातृ वंदना मेटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है, और इसमें 5,000 रुपए का कैश जो है 3 इंस्टॉलमेंट्स में विमेन के जो है अकाउंट में मिल जाता है। टाइम ऑफ प्रेगनेंसी पे 1,000 रुपए, फिर उसके बाद 2,000, उसके बाद ऐसे करते करते पूरा ये दिया जाता है। 5,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा, सारी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये एक बेनिफिट दिया गया। तो इसके ऊपर काफी बात करी, इसकी मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है, इसमें नए नए फीचर्स आए हैं, तो मैंने सोचा कि इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए कि इस फीचर में क्या नई बातें इंक्लूड की गई हैं। इस स्कीम को आप पूरा देख सकते हो। इसकी मिनिस्ट्री का नाम भी है यहाँ पर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोगों को आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो अपने नोट्स में लिख लो। वीकली तो आप रोज मेरे साथ कवर कर ही रहे हो, तो वीकली का ऐसा सीन है कि आप अगर कवर करते जाओगे ना तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें मैं बहुत डिटेल में चीजों को बताती हूँ। तो क्या होता है कि बच्चों को इससे हेल्प बहुत मिल जाती है, जो जो यहाँ पर डिटेल में बताया जाता है आप लोगों को, उससे आपको बेनिफिट बहुत मिल जाता है ना। तो ऐसा आई नो दैट, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। चलिए भाई, एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है। ये ये जितने भी हमारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है ना, उनको बड़ा जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है, प्रिजनर्स डिलेमा। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ना, उन्होंने एक शब्द का रेफर किया है, प्रिजनर्स डिलेमा। तो मैंने सोचा चलो एक ये वाला टर्म लेके आते हैं कि ये होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो बन सकता है ना इससे भी कि ये ऐसा ऐसा है। तो प्रिजनर्स डिलेमा, इसमें क्या होता है, प्रिजनर्स मतलब कैदी, उनका डिलेमा है, मतलब कि वो एक तरीके से दुविधा में फंसे हुए हैं। अब क्या होता है कि इसमें, वैसे मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में पहले समझाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है उसका क्या मतलब है। होता क्या है कि प्रिजनर्स यहाँ पर दुविधा में है, उसे कहते हैं कि दो, ये है एक क्रिमिनल वन, ये है क्रिमिनल टू। दो प्रिजनर्स हैं, ये या तो एक दूसरे का कोऑपरेट करके चुप रहे, ठीक है, बताएं ही नहीं कि हुआ क्या, कोऑपरेट करें, या तो दोनों ने मिलके क्राइम किया अगर, तो एक यहाँ पे कन्फेस कर दे कि ऐसा हुआ है, और दूसरा कन्फेस नहीं करना चाह रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कहते हैं हम प्रिजनर्स डिलेमा। ठीक है, ये भी गेम थ्योरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गेम है। ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्सेप्ट में भी समझा देती हूँ मैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है भाई, ये तो हो गया प्रिजनर्स के उसमें है, एक जो एक किसी ने क्राइम किया उस बेस पे। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट में प्रिजनर्स डिलेमा का मतलब क्या है। इसमें यह है कि दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के साथ इतना कोऑपरेट बना के रखना है, मतलब कि दोनों कंट्रीज को कोलैबोरेट करना है। अगर कोलैबोरेशन नहीं होगी तो एक दूसरे के क्रॉस पर्पस चले जाएंगे, उल्टा चला जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि कई बार कंट्रीज क्या करती हैं, कई बार कंट्रीज दो हैं, ठीक है, ए कंट्री और बी कंट्री कोऑपरेट कर रही हैं, क्यों, कल को ये मेरे पे अटैक ना कर दे, ये हम आर्म्स की रेस में फंसे हुए हैं, तो क्या, एक म्यूचुअल फियर है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों कंट्रीज को प्रिजनर डिलेमा से हटाना है अपने आप को, और कोऑपरेशन, ट्रस्ट, रिस्क को खत्म करने की कोशिश करनी है। तो प्रिजनर डिलेमा गेम थ्योरी का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो उसी के हम कहते हैं प्रिजनर्स डिलेमा। इसको याद रखिएगा, बिल्कुल क्लियर सिचुएशन तक आने के लिए, डिलेमा को हटाने के लिए
IR में इसको रेफर किया जाता है। प्रिजनर डिलेमा सिचुएशंस को एक तरीके से सॉल्व करने के लिए बनाया गया। यहाँ पे पढ़ेंगे, रीजन भी लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। तो ये एक टर्म आई थी ना, इसे मैंने सोचा कि चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर आप इसको पढ़ के देख लो। प्रिजनर डिलेमा एक कोऑपरेशन का लेसन है, ठीक है। ये हमारे से यूपीएससी प्रीलिम्स में बिल्कुल पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो भाई ये बस, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा और इसको समराइज कर देती हूँ आपके लिए। अब क्या है ना कि एक क्राइम हुआ, ए और बी ने क्राइम कर दिया, लेकिन उस पर्सन ने क्राइम किया, इसका हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। तो पुलिस वाला क्या कर सकता है? देखो पुलिस वाला क्या कर सकता है, सुनो इस बात को समझना जरा। एक छोटा सा ना, और हम इसमें मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैं समझा ही देती हूँ तो बढ़िया रहेगा। मेरे साथ देखो एक बार, देखो भाई, ए है और बी है, दोनों चुप रहेंगे, खत्म बात। दोनों चुप रहेंगे, क्राइम का पता ही नहीं है, तो क्या होगा, 1 साल की जेल हो जाएगी। दोनों साइलेंट है, ठीक है, ए और बी दोनों। पहला सिचुएशन, ए और बी दोनों ने कन्फेस कर दिया भाई कि हमने ही अपराध किया है, दोनों ने मिलके कन्फेस कर दिया, तो दोनों को 10 सालों की जेल। अब सिचुएशन ये आती है कि एक ने कन्फेस कर दिया, दूसरा कन्फेस नहीं कर पाया, ठीक है। तो दोनों में से समस्याएं दोनों की अलग अलग आ रही हैं, ये एविडेंस नहीं है दोनों के अगेंस्ट, कन्फेशन पे बात चल रही है। तो उस केस में 15 साल की जेल होती, इसे ही कहते हैं डेलेमा, इसे ही डेलेमा कहते हैं, ठीक है। तो इसका एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग, एक बढ़िया सा मैट्रिक्स बनाते हैं इसका। अगर ए साइलेंट रहा और ए कन्फेस कर दिया, यही सिचुएशन हो सकती है। बी साइलेंट रहा, बी ने कन्फेस कर दिया, तो क्या सिचुएशन बनेगी, ए साइलेंट बी साइलेंट, 1 साल की दोनों को जेल, ए और बी दोनों को 1 साल की जेल। अब अगली सिचुएशन देखो, बी साइलेंट ए कन्फेस, ए ने कन्फेस कर दिया, बी साइलेंट है, तो भाई ए को 15 साल की जेल, जिसने कन्फेस कर दिया, बी को कोई जेल ही नहीं है ना, क्योंकि उसने तो कन्फेस ही नहीं किया, उनके खिलाफ कोई प्रूफ भी नहीं है। अब इस वाले पे आओ दोबारा। अब ए साइलेंट और बी ने कन्फेस कर दिया, ए साइलेंट था, बी ने कन्फेस कर दिया, तो उस केस में ए को तो सजा ही नहीं हुई ना, लेकिन बी ने मंजूर मान ली, तो 15 की। अब अगला सिचुएशन में देखो, ए ने कन्फेस कर दिया, बी ने भी कन्फेस कर दिया, तो दोनों को 10-10 साल की जेल, ठीक है। तो भाई वही है आउटकम। तो आप सोचेंगे कि यार ये तो बेकार चीज हो गई, बढ़िया तो यही चीज हो गई ना, फिर दोनों चुप रहो। इस केस में दोनों चुप रहे, 1-1 साल की जेल की, खत्म, बिल्कुल सही बात है ना। तो होता यह है कि इसे यही हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर एक चुप हो गया, दूसरे ने बोल दिया भाई, तब तो दिक्कत आ गई ना, तो समझ नहीं आ रहा आपस में। तो वही है कि दोनों को बोल देना चाहिए। बाकी देखो भाई, हर एक की अपनी अपनी मर्जी के ऊपर है, मेरे को तो कॉन्सेप्ट समझाना था आपको। आपने कोई क्राइम नहीं किया है, ये तो मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको कि भाई डेलिमा का अर्थ क्या होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई क्राइम करके ऐसा करना है वैसा करना है, ज्यादा डिटेल में मत चले जाना। ये मत सोचना कि सारा कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, अरे भाई एक तिगड़म है बस, कि ऐसा होता है, एक शब्द है बस, ठीक है। चलो अगला देखेंगे भाई, डॉल्फिन को कंजर्वेशन करने के ऊपर काफी ज्यादा न्यूज आ रहा था। तो अक्टूबर 23 और 24 को बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, और रिवर डॉल्फिन और उसकी कंजर्व करने के लिए काफी सारे डिक्लेरेशंस को साइन करके गए, जिसमें कौन कौन सी कंट्री थी, बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया। कंबोडिया और कोलंबिया अलग अलग हैं, इक्वाडोर, ठीक है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। तो ये सारी कंट्रीज ने मिलकर के डॉल्फिन कंजर्वेशन पे स्टेप्स को लिया है, ठीक है। डॉल्फिन इंडिया में भी आप जानते हैं अच्छी खासी मिलती है, तो कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट वही चीज चल रही है, इसको याद रखिएगा। बन सकता है इस पे सवाल, छोटा सा आर्टिकल है पर हमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कंजर्वेशन जो है वो तो डॉल्फिन की काफी न्यूज में कभी ना कभी रहती ही है। अगला आर्टिकल है भाई, अभी इंडिया और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर्स ने मिलकर के काफी सारी चीजों को यहाँ पर जो है
इनॉग्रेशन किया है, जैसे कि ये देखेंगे आप, इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने मिलके किया है। तो इंडिया बांग्लादेश के जो ये रेलवे लिंक्स बनाए गए हैं, और ये जो एक मैत्री पावर प्लांट इन्होंने इनॉग्रेट किया है, वो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, इसे मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में लोकेटेड है, पसूर रिवर के किनारे। इसको इंडिया काफी सारा फंड कर रही है। हमारे भारत की BHEL और बांग्लादेश की बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड इसको मिलकर बना रही है। तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये इंपॉर्टेंट है, रिवर बड़ी इंपॉर्टेंट है, पसूर नदी सुंदरबन से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है। कॉस्ट $2 बिलियन। ठीक है, तो ये स्टेप अभी ले लिया गया है। साथ ही साथ एक और रेलवे लिंक का भी यहाँ पर तैयारी हो चुकी है, जिसका नाम है अगरतला अखुआरा रेलवे लिंक, ये रहा। ठीक है, कॉस्ट आप पढ़ सकते हो, अगरतला से होते हुए अखुआरा तक। ठीक है, अगरतला से अखुआरा तक, और उससे क्या होगा कि आगे जो है ना, पुरानी रेलवे लाइन तो है ही, कलकत्ता से होते हुए ढाका तक तो है ही, अब ढाका अखुआरा और अगरतला कनेक्ट हो जाएगी, तो बहुत आसान हो जाएगा कनेक्शन होना। तो नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्शन हमारा काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में है, ये छोटी सी है रेलवे लिंक, 12.24 किलोमीटर की है केवल, जिसमें से ज्यादातर ये बांग्लादेश में है, क्योंकि ज्यादा हिस्सा इसका बांग्लादेश में है। तो इस तरीके से ये आसानी हो जाएगी, त्रिपुरा से डायरेक्टली कनेक्टिविटी मिल जाएगी कलकत्ता में। ठीक है, आना जाना आसान हो जाएगा। इसे अखबारा अगरतला लाइन कहते हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ताकि इजी हो जाए। तो इतनी बड़ी जो कलकत्ता से अगरतला की जो रेलवे लाइन थी, वो पहले बहुत लंबी तक तरीके से जाती थी, अब ये 10 घंटे तक रिड्यूस हो गई है। अब ये 10 घंटे में पहुंचा जा सकता है कलकत्ता से अगरतला तक। ठीक है, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, इससे भी सवाल बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली स्टेटमेंट आपको लर्न करनी है पूरी, जितना बताया आपको पढ़ सकते हो आप पूरा। तो सारे प्रोजेक्ट्स अब हो गए हैं, इंडिया बांग्लादेश बढ़िया रिलेशन हो रहे हैं, स्ट्रांग होने की कोशिश में है आगे काफी ज्यादा। चलिए अगला प्राइज है एक, ये काफी इजी सा है, प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो ये है सीधा सेकंड रोहिणी नायर प्राइज। अब ये एक प्राइज दिया जाता है, रोहिणी नायर प्राइज कहते हैं इसको, 10 लाख रुपए का एक प्राइज है ये, जो कि एक सोशल वर्कर को इस बार मिला है। सोशल वर्कर का नाम है दीनानाथ राजपूत, छत्तीसगढ़ बस्तर जिले से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने ट्राइबल वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए काम किया। पहले ये इंजीनियर थे, इन्होंने आगे चल के नक्सलाइट एरिया में काफी हद तक सोसाइटी के लिए काफी काम किया है। ये रोहिणी नायर प्राइज के नाम से जाना जाता है। बस्तर जिले में 10 लाख ट्रॉफी, ये सब कुछ ये इनको मिला है। ठीक है भाई, इससे एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये प्राइस के बारे में दिमाग में रखिएगा, ये रोहिणी नायर प्राइज इसीलिए ही दिया जाता है, ताकि एक आपने अगर कुछ भी बढ़िया काम किया है ना, तो उसको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, आपके इस वर्क को अपलॉड करने के लिए ये पूरा एक प्राइज दिया जाता है। इन्होंने FPO बनाया, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ताकि फार्मर्स भी वहां पर अपने स्टोरेज वगैरह को रख सके। ठीक है, याद हो जाएगा। सीधी इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है इसमें, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन याद रखनी कि ऐसा ऐसा है, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। अगला आता है, सीड की असिस्टेंस दी है हमारे प्रधानमंत्री ने, 380 करोड़ यहाँ पर पैसे सैंक्शन किए हैं सीड्स की असिस्टेंस के लिए, जिसे कहते हैं सीड कैपिटल। सीड कैपिटल वो वाली बीज वाली नहीं है, इसका मतलब होता है कि आपको स्टार्टअप में जाने के लिए जो एक बीज बोना होता है ना, सीड देना होता है, उसे कहते हैं स्टार्टअप। तो ये स्टार्टअप के लिए सीड कैपिटल एक तरीके के पैसा देना होगा, जिसमें वो बेटर तरीके से अपना स्टार्टअप को स्टार्ट कर सके। उसके लिए 380 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए हैं, ताकि स्टार्टअप्स को यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए प्रोटोटाइप बनाना है, तो उस कैपिटल को बोलते हैं हम इनिशियल कैपिटल, होती है ना सीड कैपिटल, जिसमें आप एक तरीके से बीज बो रही हो अपने स्टार्टअप के लिए। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये दिया गया। तो सीड कैपिटल इंपॉर्टेंट थी, वो मुझे समझाना था आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, बस एक वही समझाना था कि एंटरप्रेन्योर को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सीड कैपिटल चाहिए होती है, चाहे वो फैमिली से आए, चाहे वो आप कोई लोन लेके करो, चाहे फ्रेंड से लो, कोई इन्वेस्टर्स के थ्रू करो, चाहे सरकार दे।
है वो सीड कैपिटल, इनिशियल कैपिटल व्हाइल यू आर यूजिंग टू स्टार्ट योर बिजनेस, दैट इज नोन एज सीड कैपिटल। चलिए भाई आज के हमारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मेन आर्टिकल्स हमने कंप्लीट करे, 2 आर्टिकल्स और कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें है इन्फ्यूज मिशन। इन्फ्यूज मिशन यहाँ पर किसके लिए स्टार्ट किया गया है? असल में ये नासा ने स्टार्ट किया है। नासा ने अपना एक इन्फ्यूज मिशन स्टार्ट किया ताकि वो सुपरनोवा रेमेंट को पढ़ सके, साइनस लूप सुपरनोवा रेटेंट को पढ़ सके। इन्फ्यूज की भी फुल फॉर्म है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो स्टार्स की जो लाइफ होती है, स्टार्स की लाइफ और डेथ को स्टडी करेंगे, ओनली अबाउट दी स्टार्स। स्टार्स की किस तरीके से जन्म होता है, किस तरीके से इनकी डेथ होती है, तो नया स्टार सिस्टम कैसे डेवलप होता है, उसकी स्टडी के लिए इन्फ्यूज मिशन को स्टार्ट किया गया। क्लियर हुआ? तो ये भी लर्न करना है, इंपॉर्टेंट मिशन है, करंट अफेयर में है इसलिए मैं अभी करवा रही हूँ। मेन बात ये होती है कि अपने को बस एक तरीके से क्वेश्चंस के साथ बने रहना है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया है, तो ये भी आर्टिकल ही, बस मैं क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रही हूँ। चलिए भाई एक और क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आई होप सब लोगों ने इसके बारे में जरूर कभी ना कभी पढ़ा होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया द्वारा शुरुआत किया गया एक अलायंस है, जो कि 2015 में शुरू हुआ था, और जिसमें यही था कि हमें सोलर एनर्जी को काफी ज्यादा कंट्रोल में रखना है, तो इंडिया ने इसको स्टार्ट करवाया था। इसमें 101 से ज्यादा मेंबर्स जुड़े हुए हैं। अभी इसके हेड हैं अजय माथुर। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, दोनों की बिल्कुल इंफॉर्मेशन सही है। इन्होंने 2030 तक 1 गीगावाट्स तक बात की है, 1 टेरावाट्स तक। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने आईएसए को 2021 में ऑब्जर्वर स्टेटस दिया हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक लिखे, आंसर इज बोथ 1 and 2। तो ये इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखिएगा, ये सारी की सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। जितना भी यहाँ पर पढ़ाया गया है वीकली करंट अफेयर्स में, डेली भी आते हैं वैसे तो मेरे डेली वाले करंट अफेयर्स, आप एक चैनल पे जा सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स का चैनल है, वहां पे जाके आप अपनी बाकी की पढ़ाई भी कर सकते हैं, राइट। ये भी आप कर सकते हो। चलिए भाई यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर पे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।